हेलो साथियों, स्वागत है आप सबों का फिर से आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। मेरा नाम है अमित और मैं यहां आप लोग को क्लास 6 से लेके 12 तक का मैथ और साइंस का तैयारी करवाऊंगा, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ बुक। एनसीईआरटी का मैथ बुक यानी कि क्लास 8 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्लास 8 का मैथ बुक। ठीक है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर हो जाता है परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। पहला चैप्टर क्या हो जाता है? परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। अच्छा, सबसे पहले एक बात ये है कि आजकल हमारे झारखंड बोर्ड में क्या हो गया है कि 8 को बोर्ड कर दिया है। 8 बोर्ड होता है, ठीक है, और जो 8 बोर्ड होता है उसमें सारे क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं? ऑब्जेक्टिव आते हैं। यानी आपका एक सवाल दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उसमें 4 ऑप्शन दिया, किसी एक में टिक मारना है। लेकिन समस्या आपके पास ये है कि मैथ में आपको पता कैसे चलेगा कि आंसर कौन है? आप साइंस में याद करके जा सकते हो, किसी को रट्टा मार के जा सकते हो कि जैसे किस विटामिन के कारण नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी बीमारी होता है, तो आप इसको रट लिए कि विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी बीमारी होता है। आपको ऑप्शन दिखा, पटाख से विटामिन ए में टिक मार दिए। लेकिन मैथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी सवाल को रट के जाओ और उसको आप टिक मार के चले आओ। ठीक है, क्योंकि मैथ में जब तक आप किसी सवाल को हल नहीं करेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि x + 4 = 9 है। अब जब तक आप इसको सोल्व नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि इसका आंसर क्या है? तो हम कहेंगे सब 4 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 5। तब आपको जहाँ 5 दिखे वहाँ पे टिक मार दोगे, जहाँ 5 दिखे वहाँ पे टिक मार दोगे। यानी मैथ को आप डायरेक्टली देख के टिक नहीं मार सकते बच्चों, कब आपको उसको सॉल्व करना होगा। ये तो छोटा क्वेश्चन, इसको देख के भी टिक मारा जा सकता है, लेकिन अगर लंबा लंबा क्वेश्चन है तो बिना सॉल्व किए तो आप कर नहीं सकते हो। तो उसके लिए हम लोग को अच्छे से प्रोसेस को समझना है। ठीक है बबुआ लोग, तो चलिए अब आगे हम लोग चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आता है रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, ये चैप्टर का नाम है। तो परिमेय संख्या को समझने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बबुआ लोग? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती के जितने भी संख्या होते हैं उसे आप प्राकृतिक संख्या कहते हो। गिनती के जितने भी संख्या होते हैं आप उसे क्या कहते हो? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी गणना वाली संख्या है ना। गणना वाली संख्या आपका क्या है? प्राकृतिक संख्या। यानी एक चीज़ बताइए बचुआ लोग, जब आपको कोई गिनती बोलने बोलता है तो आप गिनती कैसे गिनते हो? 0 1 2 3 ऐसे बोलते हो या 1 2 3 4 ऐसे बोलते हो? सर जाहिर सी बात है आप 1 2 3 4 से शुरू करते हैं, ना कि 0 से शुरू करते हैं। तो जब भी आप गिनती करते हो तो आप 1 से शुरू करते हो, तो जो भी 1 से नंबर शुरू होता है उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं बबुआ लोग? परिमेय संख्या कहते हैं, सॉरी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बात समझ आई? ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाने वाला है आपके पास? तो सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? तो सर सबसे बड़ा आप किसको बताएंगे? यहाँ तो ये अनंत तक बढ़ते जा रहा है, आप कितनों लिखोगे, कितनों गिनोगे, कभी गिनती खत्म नहीं होगा, तो ये अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत, यानी कि इन्फानाइट हो जाएगा। अब पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। ठीक है, होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होता है? जब प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित कर दिया जाए। जब प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित हो, जब 0 मिला दिया, जैसे प्राकृतिक संख्या हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसी में जब आप 0 ऐड कर देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे छोटी
पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, तो 0। अब बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा भैया लोग, तो ये भी अनंत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कहाँ पे जाके ख़त्म होगा इसका कोई भी पता नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर। ये पूर्णांक क्या होता है बच्चों, पूर्णांक का मतलब होता है कि ऋणात्मक और धनात्मक वाले संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, माने जितने भी पूर्ण संख्या, आप ऐसे बोल सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहेंगे, पूर्णांक कहते हैं। यानी जितने भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या यानी 0, यानी 0, 1, 2 इधर बढ़ते जा रहा है। इसी में जब नेगेटिव को भी जोड़ दिया जाता है तो उसे पूर्णांक कहते हैं, यानी कि -1, -2, -3, -4, इस तरीक़ा से आपका क्या होगा, इधर बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है। अब यहाँ पे याद रखेंगे बबुआ लोग कि 0 से इधर यानी कि राइट साइड में सभी नंबर पॉजिटिव होंगे और 0 की इधर यानी कि लेफ्ट साइड में सभी नंबर नेगेटिव होंगे। और 0 क्या होता है, ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव होता है। यानी 0 एक ऐसी संख्या है जो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव होता है। 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई बब्बू लोग। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग मेन मुद्दे पे बात करते हैं। संख्याएं तो और भी बहुत सारे संख्याएं हैं, जैसे संख्याएं क्या होते हैं, भाज्य संख्या हो गए, अभाज्य संख्या हो गए, सम संख्या हो गए, विषम संख्या हो गए। तो इन सारी संख्याओं के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में कि क्या है परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, रैशनल नंबर किसे कहेंगे, यानी वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q बराबर 0 या ऐसे लिख देते Q शून्य ना हो, Q शून्य ना हो तथा PQ कोई पूर्णांक हो। यानी परिमेय संख्या अब वैसे संख्या को कहा जाता है बुचवा लोग जिसको अब बट्टा के रूप में लिख सके, यानी जिस संख्या को अब बट्टा के रूप में लिख सकते हैं वैसे संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो 1/2 सर। अच्छा, जो आप बट्टा में लिख रहे हो यानी P/Q के फॉर्म में लिख रहे हो तो P और Q दोनों आपका क्या है, कोई पूर्णांक होगा। पूर्णांक होगा मतलब ये माइनस में भी हो सकता है या प्लस में भी हो सकता है। जैसे ये प्लस में है, ये माइनस में है, बात हमारी किनारी है। या हो सकता है कि दोनों ही माइनस में हो, कुछ भी। लेकिन हमेशा याद रखना नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होगा। ये कभी भी ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए 4/0, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा बच्चों। बट्टा में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बट्टा में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर बट्टा में 0 आ गया मतलब वो आपका परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो परिमेय संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं बच्चों। जैसे परिमेय संख्या का ही प्रकार है प्राकृत संख्या, जो प्राकृतिक संख्या वो परिमेय संख्या ही है। उसके बाद पूर्ण संख्या भी आपका परिमेय संख्या होता है। उसके बाद सम संख्या आपका परिमेय संख्या है, विषम भी परिमेय संख्या है।
है ना। पूर्णांक भी आपका परिमेय संख्या होते हैं, माने दुनिया में जितने नंबर हैं सभी आपके परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब रही बात सर प्राकृतिक संख्या हमारा 1 2 3 ऐसे शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 1 2 ऐसे शुरू होता है, सम संख्या 2 4 6 ऐसे शुरू होता है। तो सर ये तो कहीं पे बट्टा के रूप में नहीं है, तो अगर ये बट्टा के रूप में नहीं है तो आप इसे परिमेय संख्या कैसे कर सकते हो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो परिमेय का ही एक हिस्सा है, यानी प्राकृतिक परिमेय का बेटा है कह दीजिए। तो जाहिर बात अगर ये इंसान है तो इसका औलाद भी इंसान ही होना चाहिए। मतलब अगर परिमेय संख्या बट्टा के रूप में लिखाता है तो प्राकृतिक संख्या भी बट्टा के रूप में लिखाना चाहिए कि नहीं लिखाना चाहिए? सर बिल्कुल लिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हम लोग बट्टा के रूप में नहीं लिखे हैं। तो फिर आप इसको कैसे कहोगे बबुआ लोग कि ये आपका परिमेय संख्या है? तो सर हम लोग जानते हैं कि सबके बट्टा में एक छिपा हुआ रहता है, सबके बट्टा में एक छिपा हुआ रहता है। आप बट्टा में 1 लिखोगे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए बट्टा के रूप में आया कि ना आया, 1/1 2/1 3/1 0/1 1/1 2/1 2/1 4/1 सब बट्टा के रूप में हो गया। तो इस तरीक़ा से चाहे कोई भी नंबर हो, सारे के सारे नंबर आपके परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। अब परिमेय संख्या मतलब जिसको आप बट्टा के रूप में लिख सको और नीचे वाला कभी भी शून्य नहीं होगा, और ऊपर नीचे जो भी संख्या रहेगा आप उसे क्या कहेंगे? ऊपर नीचे जो भी संख्या रहेगा आप उसे क्या कहेंगे बबुआ लोग? उससे आप पूर्णांक, यानी कि ऊपर नीचे कोई पूर्णांक ही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या के प्रकार के कुछ बारे में, जैसे कि परिमेय संख्या 2 टाइप होते हैं। एक होता है बच्चों लोग धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव रैशनल नंबर, अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। तो धनात्मक ना होगा ये, है ना, हाँ, धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जब ऊपर, अच्छा एक चीज़ तो आप लोग को पता है ना कि कोई भी अगर आप परिमेय संख्या लिखते हो, जैसे मान लिया जाए आप 2/3 लिखे, तो ऊपर वाला को अंश कहा जाता है और नीचे वाला को हर कहा जाता है। ऊपर वाला को अंश कहा जाता है और नीचे वाला को हर कहा जाता है, यानी कि ऊपर वाला को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं, कहते हैं ना वो वाली। ये सब चीज़ तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है, यानी कि अंश और हर। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या है? जब अंश और हर दोनों का चिन्ह यानी कि साइन समान यानी एक ही हो, समान हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। यानी ऊपर और नीचे दोनों का चिन्ह एक ही होना चाहिए। जैसे 1/2, देखिए ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लस को, ठीक है। या 2/4, देखिए ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है। या 8/9, देखिए ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है। या -8/-9, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये भी आपका धनात्मक के अंतर्गत आएगा। सर यहाँ तो नेगेटिव साफ साफ दिख रहा है, तो कैसे इसको धनात्मक कर सकते हैं? तो सर ये माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा तो फिर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए ऊपर माइनस नीचे माइनस रहे तब भी आपका, जैसे -2 -3 और भी बहुत सारे हो सकते हैं, यानी ऊपर नीचे का चिन्ह सेम होना चाहिए। ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस, या ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस रहे, तो वैसे हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। और एक होता बुचवा लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी कि नेगेटिव रैशनल नंबर,
नेगेटिव रेशनल नंबर। सर ये नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है? जब ऊपर और नीचे दोनों का चिन्ह अलग अलग हो, यानी कि आप बोल सकते हैं जब अंश और हर दोनों का चिन्ह अलग अलग हो, अलग अलग हो। जैसे कि अगर हम बात करें बबुआ लोग तो क्या हो जाएगा, जैसे -1/2, देखिए ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, या फिर 1 में -2, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है कि नहीं, -3/8 या 4/-9, कुछ भी एटसेट्रा, ऐसा बहुत सारा हो सकता है। यानी ऊपर नीचे जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं बबुआ लोग, ऋणात्मक परिमेय संख्या के नाम से, यानी नेगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। और ऊपर नीचे जब दोनों का चिन्ह समान होता है तो हम उसे पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी धनात्मक परिमेय संख्या के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। चलिए जल्दी से इसको कीजिए नोट, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग बात करते हैं समतुल्य परिमेय। यानी कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यानी समतुल्य परिमेय संख्या क्या होते हैं? देखिए समतुल्य का मतलब होता है ना, आपके पास कोई परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या को अगर आप ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर दोनों को समान संख्या से अगर गुणा कर दे, एक ही संख्या से गुणा करना है, नॉन जीरो नंबर, यानी जीरो से गुणा आपको नहीं करना है, जीरो के अलावा किसी दूसरे नंबर से अगर आप गुणा कर देते हैं तो जो भी आंसर आता है वही समतुल्य कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा बबुआ लोग? समतुल्य कहलाएगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? जब किसी परिमेय संख्या के अंश है ना, अंश और हर को किसी दूसरे संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो समतुल्य संख्या प्राप्त होती है। ये लंबा चौड़ा डेफिनेशन में नहीं जाना है, अभी हम लोग मैथ देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, एकदम ज़बरदस्त आपका भेजा में घुस जाएगा। ठीक है, देखिए समतुल्य परिमेय संख्या मतलब है, जैसे मान लिया जाए 1/2 है, 1/2 है। अब अगर इसका समतुल्य निकालना है तो आप इसको किसी दूसरे नंबर से गुणा कर दीजिए। जैसे जो नंबर से आप नीचे गुणा करोगे वही नंबर से आपको ऊपर गुणा करना होगा, यानी 2/4। तो 1/2 का समतुल्य क्या हो गया? 2/4 हो गया। आप किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही 1/2 है, आप इसको गुणा कर दीजिए, चलिए 10 से, तो नीचे भी 10 ऊपर भी 10, यानी कि ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 20। ये हो गया इसका समतुल्य। क्यों? क्योंकि जब आप इसको हल करेंगे तो 1/2 ही आएगा, जब आप इसको हल करेंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से समतुल्य निकलता है। या फिर आप उसको भाग दे के भी समतुल्य निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 3/6 है, अब इसको भाग दे दीजिए किसी नंबर से और सेम नंबर से भाग देना है, तो आप क्या कीजिए, ऊपर भी 3 से भाग दे दीजिए, नीचे भी
3 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 1/2, यानी 3/6 का समतुल्य 1/2, यानी 1/2 का समतुल्य 3/6, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है सर कि वैसी संख्या का आप समतुल्य कहते हैं, 2 या 2 से अधिक अगर परिमेय संख्या है तो आपस में समतुल्य कहलाएंगे कब, जब सभी को काट छांट करने के बाद आंसर एक ही आए। जैसे 1/2 है, अब 2/4 को अगर काटेंगे पीटेंगे तो 2 × 2 2 दूना 4, आंसर 1/2 आएगा, यानी कि ये समतुल्य है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है समतुल्य का। बात समझ आई कि नहीं आई बबुआ लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो समतुल्य मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे एक और छोटा सा चीज़ के बारे में, मानक रूप के बारे में। क्या चीज़? मानक रूप। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखिए, जब भी कोई भी परिमेय संख्या, मान लिया जाए कि 8/20 है, 8/20 आपके पास ये परिमेय संख्या, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी सवाल का अब हल किया, अब 8/20 आ गया, तो इसको आपको 8/20 में छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप कहता है कि आपको इसको काटना है, ये जब तक कटेगा तब तक काटना है, पूरा कटने के बाद ही आपको आंसर छोड़ना है। तो सर ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 से 10 बार में, तो यानी 8/20 को आप कितना लिख दें? 4/10। फिर क्या ये कटेगा सर? बिल्कुल कटेगा, 2 दूना 4, 2 × 10, तो 2/5 आ गया। अब ये किसी से कटेगा सर? अब ये किसी का पहाड़ा में नहीं कटेगा, ठीक है। यानी कोई ऐसी संख्या नहीं जिसका पहाड़ा में 2 और 5 दोनों एक साथ आता हो। तो आपको 8/20 ना लिख करके 2/5 आंसर लिख करके आना है। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, तो इसी को हम लोग, इसका मानक रूप ये हो गया, यानी छोटा रूप। तो अब मानक रूप निकालने के कुछ तरीके होते हैं। आप डायरेक्ट ऐसे लंबा से ऐसे नहीं काटोगे, क्योंकि ऐसे काटोगे तो आपका कॉपी खिंच हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या है? देखिए, 8/20 है, तो इसको बनाने का तरीका है कि आप दोनों का HCF ले लीजिए। क्या ले लीजिए? HCF ले लेंगे बबुआ लोग, ठीक है। देखिए, तो इस तरीके से आप नहीं बनाएंगे, आपको इसको क्या करना है? HCF ले लेना है। तो HCF लेंगे, HCF किसका 8 और 20 का। तो चलिए, 8 और 20 का HCF निकालने हम पहले भी बताए हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो जाके देख लेंगे आप लोग। तो 8 दूना हो जाएगा 16, बच गया 4, फिर ये 8 इधर आएगा, फिर 4 दूना 8, ख़त्म। तो किससे भाग देने पे पूरा ख़त्म हुआ? 4 से, यानी 8 और 20 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो गया बबुआ लोग? 4 हो गया। समझ आए बच्चों लोग? ठीक है, अब 4 आ गया। अब अगर 4 आ गया, इसका मतलब ये है सर कि 8/20 जो है, यानी 8 को भी 4 से भाग दे देना है और 20 को भी 4 से भाग दे देना है। तो 8 को 4 से भाग देंगे 2 और 20 को 4 से भाग देंगे 5। यानी HCF वो संख्या होता है जो डायरेक्ट बता देता है कि कौन सा सबसे बड़ा संख्या जिससे ये एक ही बार में कट जाएगा, क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा नंबर को ये बताता है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर को बताता है जिसके पहाड़ा में दोनों आ जाए। अब 8 और 20 2 का भी पहाड़ा में आता है और 4 का भी पहाड़ा में आता है, तो HCF यही बताएगा कि इसका 4 होगा। मतलब बड़ा संख्या क्या है? 4 है। आप 2 से भी काट सकते थे, लेकिन उससे छोटा पड़ेगा, आपको बार बार काटना पड़ रहा था। लेकिन 4 सब एक ही बार में एकदम खचाक कर दिए, उड़ा दिए सीधा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मानक रूप में कन्वर्ट करते हैं। चलिए जल्दी से इसको कीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक्सरसाइज देखने से पहले एक दो और कुछ बेसिक चीज़ है उसको देख लेते हैं। जैसे 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, आप 2 परिमेय संख्या आपको दिया हुआ, अब उसके बीच आपको कोई परिमेय संख्या निकालना, तो कैसे निकालोगे? जैसे सिंपल से बात है बच्चों लोग, यहाँ देखिए, अगर हम आपको बोले कि 3 और 5 के बीच में कोई एक संख्या बताइए, तब बिल्कुल बता सकते सर इन दोनों के बीच में 4 आता है। इन दोनों के बीच में क्या आता है? 4 आता है, एकदम बता दोगे। लेकिन वही चीज़ अगर हम बोले कि 3/4 और 5/9, अब इसके बीच में कोई एक संख्या बताइए, तो आप कैसे जानोगे कि इसके बीच में कौन सा संख्या आ रहा है ना? तो उसके लिए तरीका ये है कि पहला चीज, जब एक संख्या निकालनी हो, अगर आपको 2 परिमेय संख्या के बीच
एक ही बताना है, तो वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। यानी कि मान लिया जाए आपके पास, माना, समझिए मेरी बात को, माना 2 परिमेय संख्या A और B है, तो इस कंडीशन में बीच का परिमेय संख्या कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ देना है बबुआ लोग, दोनों को आप जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 1/2 से आप गुणा कर देंगे। 2 से भाग देना या 1/2 से गुणा करना, सिंपल सा बात है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। मान लिया जाए 1/2 है और 3/4 है। अब इसके बीच आपको एक परिमेय संख्या निकालना है, इसके बीच आपको एक परिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है सर, आपको दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना, नहीं 1/2 से काट देना है। तो जोड़ने का तरीका तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, नीचे नीचे का हम लोग एलसीएम लेते हैं बबुआ लोग, तो 2 और 4 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 4 के एलसीएम हो जाएगा सर 4। अब 4 गया इसके पास, बट्टा में 2 है, तो 4 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 2, जो आता है उसको प्लस गुणा। अब 4 गया इसके पास, 4 को 4 से भाग दिए, आया 1, जो आया उसको प्लस गुणा, तो 1 तिया 3 है कि नहीं। तो इस तरीक़ा से ऊपर क्या हो गया, इस तरीक़ा से अगर हम देखें तो इधर आपका हो गया है 1/2 अपना, इधर 2 और 3 5 हो गया, अब बट्टा में 4, अब ऊपर नीचे कोई नहीं कट रहा है, तो सीधा सीधी हो जाएगा 5 और नीचे नीचे गुणा 8, यानी 5/8। तो 1/2 और 3/4 के बीच में कौन सा संख्या आ रहा है बबुआ लोग, 5/8 आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच आपको कोई एक परिमेय संख्या बताना है। तो करना कुछ नहीं है, आपको 1/2 से गुणा करके दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 3 और 4 7 हो जाएगा, यानी 1/2 गुणा 7, तो ऊपर ऊपर गुणा, यानी कि 7/2, 7/2 आ गया बच्चों लोग। यानी 3 और 4 के बीच में कौन आएगा, 7/2। 7/2 मतलब 3.5, तो 3 और 4 के बीच में 3.5 आता है कि नहीं आता है सर, बिल्कुल आता है। तो इस तरीक़ा से आप एक परिमेय संख्या निकालेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा परिमेय संख्या निकालने बोले तब आप क्या करोगे, तो अगर एक से ज़्यादा परिमेय संख्या निकालने बोले तब ऐसे कंडीशन में नीचे नीचे दोनों का आप क्या करोगे, समान कर दोगे, नीचे नीचे दोनों का आप क्या करोगे, समान कर देंगे। चलिए जल्दी से इसको छापिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बड़ा छोटा का कंपेयर, बड़ा छोटा का कंपेयर कि कौन सा परिमेय संख्या बड़ा होगा और कौन सा परिमेय संख्या छोटा होगा। जैसे मान लिया जाए 1/2 है, 3/4 है, अब इसके बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा है जानना है, तो सिंपल सा फंड आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुणा, यानी पहले इसका वाला को इधर ले जाएंगे, यानी कि इसका वाला को पहले इधर गुणा करेंगे, यानी 1 को गुणा करेंगे 4 से, और फिर इधर ला के इधर लिखेंगे, 2 को गुणा करेंगे 3 से, इधर हो जाएगा 1 चौके 4 और इधर कितना हो जाएगा 6। अब इधर 4 इधर 6 है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा ना, 6 वाला बड़ा होगा, 4 वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी इधर बड़ा आया। तो इसका मतलब ये है सर कि 1/2 आपका छोटा हो जाएगा, 3/4 बड़ा हो जाएगा। एकदम सिंपल सा तरीका है, एकदम क्या है, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो ये तरीका है। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी होती है बड़ा और छोटा का। अगर मान लिया जाए हर आपका समान हो, हर क्या हो बच्चों लोग, समान हो। जैसे मान लिया जाए कि 1/2 है और 3/2 है, अब दोनों का नीचे सेम है, दोनों का नीचे क्या है, सेम है, दोनों का नीचे क्या है, सेम है। इन सब के बारे में हम पहले से भी एक वीडियो बना चुके हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। दोनों का नीचे क्या है, सेम है। अब अगर दोनों का नीचे सेम है तो आपको ऊपर देखना है, ऊपर में जो बड़ा होगा उसको बड़ा कहेंगे, जो छोटा होगा उसको छोटा। तो सर ये 3 बड़ा है तो इधर ला बड़ा हो गया, समाई कि नहीं मेरी बात, ठीक है। लेकिन अगर यही कार्य है, अगर ऊपर मान लीजिए सेम है, नीचे अलग रहे, ऊपर सेम हो और नीचे अलग अलग रहे, ऊपर सेम हो और नीचे अलग अलग रहे, तो ऐसे कंडीशन में अब नीचे देखोगे,
कहाँ देखोगे बबुआ लोग? नीचे। और नीचे में जो बड़ा होगा उसे आप छोटा कहेंगे और जो छोटा होगा उसे आप बड़ा कहेंगे। तो सर ये आपका बड़ा है तो ये हो जाएगा छोटा, और ये छोटा है तो हो जाएगा बड़ा। एकदम सिंपल सा फंडा है। तो ऐसा कब होगा? जब ऊपर और नीचे सेम रहे तो आप डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन अगर ऊपर और नीचे सेम नहीं रहे, दोनों अलग अलग रहे, तब ऐसा करोगे आप, या तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, या तो एक और तरीका हो जाता है आपके पास, एक और तरीका हो जाता है आपके पास। वो कौन सा तरीका होता है? वो तरीका होता है नीचे नीचे को सेम कर दीजिए। जैसे 1/2 है और 3/4 है, तो ये आपके पास सवाल है मान लिया जाए। अब ये दोनों अलग अलग है, तो पहला तरीका हो गया तिरछा तिरछे गुणा कीजिए। 4 × 4 और 2 × 3 = 6, इधर ला बड़ा आ जाता है, यानी ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, ऐसे। और एक और तरीका हो जाता है, दोनों को सेम कर दीजिए। दोनों को क्या कीजिए बबुआ लोग? दोनों को आपको सेम कर देना है। अब दोनों को सेम कैसे करोगे? तो दोनों को सेम करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम किसका? 2 और 4 का। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा सर? अब निकाल के देखिए। 2 और 4, 2 से भाग देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4। अब जो है उसको गुणा कीजिए, यानी 2 दूना 4 हो गया एलसीएम। यानी आप 1/2 इसको भी आप 4 कर दीजिए। तो नीचे 4 करने के लिए 2 को 2 से गुणा किए, नीचे 2 तो ऊपर भी 2 डाले, तो ऊपर हो गया 2 × 1 = 2 और नीचे हो गया 2 दूना 4। अब है 3/4। तो सर ये 3/4 तो ऑलरेडी आपका 4 है, तो इसको तो किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, तो नॉर्मली 1 डाल दीजिए। 3 × 3 = 4 हो गया। अब नीचे नीचे अगर सेम आ गया, नीचे नीचे सेम आ गया, तो समझिए काम आपका बन गया। जैसे हम लोग जानते हैं, अब नीचे नीचे सेम है, यानी ऊपर जो बड़ा होगा उसको बड़ा कहेंगे, जो छोटा उसको छोटा। तो सर ये 2 है, 2 छोटा होता है। 2 क्या होता है बबुआ लोग? छोटा 3 से। इसका मतलब ये है कि सर कि 2/4 आपका छोटा हो जाएगा 3/4 से। अब 2/4 किसका भाई बंधु है? सर 2/4 1/2 का है, और 3/4 किसका बंधु है? तो 3/4 का है। यानी 1/2 छोटा, 3/4 बड़ा। आप चाहे इस प्रोसेस से बनाइए, इस प्रोसेस से बनाइए, बात बराबर है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके एक्सरसाइज के बारे में। तो तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।